हेलो गाइस। अब आगे। जैसे ही पाखी की आंखों के उस गर्म आंसू ने निर्मला जी के हाथ को छुआ कि अचानक से पाखी को उनके हाथ की एक उंगली में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो अपनी बड़ी आंखें करके निर्मला जी के चेहरे की तरफ देखने लगी। निर्मला जी, जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी से हार मान ली थी, उन्होंने अपना सारा रस खो दिया था, अब फिर से जाकर उनमें जीने की एक आस वापस आती नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। दादी, दादी आप जाग गई। देखो, मैं आपकी चिड़िया पाखी। दादी, क्या आपको मैं याद हूँ? उद्धरण चिन्ह। दादी की आंखें जैसे ही एक जाने पहचानी आवाज को सुनती है तो वो उस आवाज के मालिक की ओर देखती है, जो कि कोई और नहीं, सच में उनकी चिड़िया थी। उनकी नन्ही सी शैतान सी चिड़िया, जो रूठकर कहीं चली गई थी लेकिन आज फिर से वापस आ गई थी। वो अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठा नहीं पाती और ना ही कुछ बोल पाती है। ये देखकर उनकी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, मानव उन्हें अच्छे से चेक कर रहा था, वही सारा परिवार वहां पर झुंड बनाकर इकट्ठा हुआ पड़ा था। उन सब की आखिर नम थी, दुख में नहीं खुशी के थे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादी पिछले 3 साल से कोमा में है, इसलिए उनका शरीर एकदम से हरकत में नहीं आ सकता। ये अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी मसल कमजोर हो चुकी है। दादी को समय लगेगा देर से अपनी फॉर्म में आने को। उद्धरण चिन्ह। मानव की बसत सुनकर सबके मन को तसल्ली तो हो जाती है कि कम से कम अब वो पहले जैसे हो तो सकती है। सब रूम से चले जाते हैं, वहां सिर्फ प्रदीप जी रहते हैं। वह धीरे से निर्मल जी के पास आकर बैठ जाते हैं और उनके हाथ को अपने हाथ में थाम लेते हैं, जिससे निर्मला जी उनकी तरफ देखते हैं तो प्रतीक जी की आंखें हल्की सी नाम थी। हमारी बेगम साहिबा, हम आपसे जरा सा बोलते क्या थे कि आप बहुत बोलती है। आपने तो चुप्पी ही साथ ली। हमारे बारे में एक बार नहीं सोचा कि आपकी यह चिड़िया की तरह चाहे झांकने से ही तो हमारे घर का आंगन महकता है। आप तो हमसे ऐसे रूठकर मौन व्रत की रख लिया। अरे, हम तो मजाक में रहते हैं, लेकिन हमें आपकी खिलखिलाहट सुनना अच्छा लगता है। जब वो आप नादानी से बड़ी हरकतें करती हो ना, तो हमारा दिल भी बैग बैग हो जाता है। निर्मला जी अपनी छोटी उंगली को उनके हाथ पैर दबा देता है, जिससे वो उनको उनके आंसू रोकने के लिए बोल रही थी। प्रतीक जी भी समझ आते हैं, वो हल्का सा हंसते हैं तो निर्मल जी अब अपनी पहली उंगली को उनके हाथ में हल्का सा दबा देता है तो प्रतीक जी उनकी तरफ देखते हुए, इसलिए बेगम साहिबा, क्योंकि हम हमेशा से सोचते थे कि जब हमें प्यार होगा तो हम चुपके चुपके से हमारे प्यार से मिलेंगे, उनको इशारों इशारों में बातें करेंगे, उनके साथ अटकेलियां करेंगे जब वो हमें जवाब देने के लायक नहीं होगी। लेकिन हमारी शादी हुई आपसे दिन में शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं थी। निर्मला जी अपनी आंखों को घूमर दूसरी तरफ कर लेती है तो प्रतीक जी उनके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब करते हुए, लेकिन हमें ये चुलबुली सी लड़की भी बहुत पसंद आई थी। आपको पता है, जब पापा ने आपकी तस्वीर हमें दिखाई थी तो हमें लगा कि आप बिल्कुल वैसे ही हो, एकदम शांत सुशील टाइप। लेकिन जब हमने आप जैसे तूफान को आपके घर में आकर देखा ना, तो हमारी हंसी नहीं रख रही थी अपनी ही सोच पर। निर्मला जी की आंखों में चमन लेकर उनकी तरफ देखती है, जैसे वो बताना चाहती हो कि वो और ज्यादा सुनना चाहती है। उनकी आंखों की चमक उनकी खुशी बयां कर रही थी। प्रतीक जी भी यह समझ रहे थे। वह फिर से मुस्कुराते हुए, जब आपने हमारे बाबा साहेब के पैरों के नीचे चूहा छोड़ दिया था और वो कैसे कूदकर सोफे पर बैठे थे ना, तो हमें सच में बहुत ज्यादा हंसी आई थी। लेकिन हमने जैसे तैसे खुद को वहां पर सख्त बनाए रखा। आपने कितनी कोशिश की थी कि हमारी शादी ना हो पाए, लेकिन क्या दादाजी? गेट की तरफ से आ रही एक आवाज उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जब पति की उसे और देखते हैं तो उनके बच्चों की और उनके भी बच्चों की टोली वहां पर खड़ी थी। प्रतीक थी शर्मा जाते हैं तो पड़ी जल्दी से उनके पास आती है और उनके सामने बैठने
नहीं नहीं पार्टनर, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर हम भी तो जान, हमारे इतने संस्कारी बड़े बुजुर्ग आखिर में कैसे थे। निर्मला जी के कान लाल हो जाते हैं और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। सब शर्म समझ जाते हैं कि वो शर्मा रही है। सरिता जी दूसरी तरफ जाकर उनके पास बैठी है और उनके हाथ को अपने हाथ में थमते हुए, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली माँ, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी शरारती थी। वैसे हमें अंदाजा तो है कि अब आप शरारती हैं तो जवानी में कितनी होगी, लेकिन हमें लगा था कि आपका समय में कहाँ ऐसी शर्तें होती थी, लेकिन आप तो सच में हमारी सोच से आगे ही निकाल। प्रतीक जी भी उन सब की बातें सुनकर हंसते हैं तो हमारा समीर जल्दी से उनका पैर पकड़ लेता है और उनकी गोद में आ जाता है और वह निर्मला जी का हाथ पकड़ लेता है। निर्मल जी अपने हाथ पर एक छोटा सा हाथ महसूस होते हैं। अपनी आंखें खोलकर समीर के चेहरे को देखते हैं, जिसे देखकर उनका पाखी और रणविजय दोनों की झलक दिखाई पड़ रही थी, पर समझ चुकी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह पाखी की तरफ देखती है तो बाकी अपनी आंखें हाँ में चिपका देती है। मुझे पता है नानी कि आप मुझे अपनी बाहों में लेकर बहुत सारा प्यार करना चाहती हो, मुझे बहुत सारी नई नई शर्तें सीखना चाहती हूँ, लेकिन यह आपकी उम्र की वजह से अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करो, समीर के पास एक जादू है, जहाँ पर समीर होता है ना वहाँ पर अपने आप खुशियाँ आ जाती है। तो आप देखना है जल्दी उठकर मुझको लेकर भागने भी लगेगी। समीर भी अपनी प्यारी नानी की आंखों में छपी उदासी को देखकर समझ आता है कि उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। वह तो उनके ऊपर बलिहारी जा रही थी कि पाखी का बच्चा इतना समझदार है, और पास सभी इस बात को समझ भी रहे थे। दूसरी तरफ रानी और माही अपने ऑफिस के कम से कहीं पर आए हुए थे। जहां पर वह आए हुए थे वह एक साइट था। असल में रानी ने भी अब बिजनेस संभाल लिया था, उसकी अपनी कैफे की अलग अलग ब्रांच खुल चुकी थी। यहाँ पर भी वह अपनी नई कैफे की ब्रांच देखते ही आई हुई थी। दी, हमें न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज जरूर कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। मतलब हमारा दिल हमें बहुत अजीब सा सिग्नल दे रहा है, ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। रानी उसके हाथ पर अपने हाथ को रखती है और उसे अपनी आंखों से सांत्वना देते हुए, माही फिक्र मत कीजिए, हम जैसे सोचते हैं भगवान भी हमारे साथ पैसा ही करता है, इसीलिए आपको बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। बस भगवान पर भरोसा रखिए, वह भी हमें कभी निराश नहीं करेंगे। माही कुछ देर के लिए शांत तो हो जाती है, लेकिन उसका दिल, उसकी घबराहट, दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा था। उसकी माँ उसकी चीख चीख कर बता रहा था कि जरूर उसके अपनों के साथ कुछ ना कुछ पूरा होने वाला है, और क्या कब यह उसे भी नहीं मालूम था। इन सब से दूर एक अंधेरे कमरे में, जहां पर चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चल रही थी, देखने से पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा कीर्ति और अनरील सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर नशे या फिर वैश्या का काम होता। वही इस एरिया के एक कमरे में एक इंसान बेड पर मछली की तरह तड़प रहा था। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसके हाथ और पांव को उसे पेड़ पर बंद कर रखा हुआ था, जिससे वह थोड़ा सा भी खुद को हिला नहीं पा रहा था, टच नहीं कर पा रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहित था। तभी मशरूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक शख्स आता है, जिसे देखकर मोहित हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कौन है ये शख्स और क्या? माइनस 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 माइनस। मोहित वे सुध सा वहां पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में क्या नशा जागृत हो रहा था, उसके साथ साथ ही उसकी कुछ इच्छाएं थी जो पड़ रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ बैठ के सर से और उसके पैर थोड़े से ऊपर हवा में बंधे हुए थे, जिस वजह से वह खुद को टच नहीं कर पा रहा था। तभी उसे रूम का गेट खुलता है। मोहित भी जब उसे और देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उनमें आंसू आ जाते हैं। सामने खड़ा शख्स को वह अच्छे से जानता था, वह उसकी जिंदगी का वह बुरा साया था जिसे भगाने के लिए ही उसने मेरा परिवार को छोड़ा था।
चाहे कोई और नहीं उसका अंकल शरीन था। शरीन एक बायसेक्सुअल इंसान था, उसे मर्द और औरत दोनों में ही इंटरेस्ट था, इसीलिए जब मिस्टर मेहरा रोहित को लेकर आए थे तभी से ही उसके अंकल शरीन की उसे पर नजर थी। वह बचपन में उसे अलग अलग तरीके से साल्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन मोहित हर बार अपने परिवार के सदका वहां से निकल आता था। इसीलिए ही उसने जब वह अपने संभालने जितना हो गया तो उसने मेरा परिवार को छोड़ दिया था और वह वापस कभी शरीन से नहीं मिला। तुम्हारे चेहरे का ये डर ही बता रहा है कि तुम्हें मैं याद तो बहुत अच्छे तरीके से हूँ। क्यों मेरे प्यारे मोहित, तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझसे दूर चले जाओगे तो मुझे बच जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए वह धीरे धीरे कदमों के साथ उसकी तरफ आ रहा था और मोहित की हालत खराब हो रही थी। वह डर से वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पर थे और हाथ बंधे होने के कारण वो वहां से 1 इंच तक नहीं हिल पा रहा था। वही शारीन बिल्कुल उसके पास बेड पर आ जाता है और मोहित के चेहरे पर अपने हाथ को फैलाने लग जाता है। बचपन में तुम भी किसी कच्ची कली के जैसे लगते थे और अब देखो एकदम हैंडसम मर्द में कन्वर्ट हो चुके हो। क्या फायदा तुम्हारी इस हैंडसम मांस का जब तक मैं तुम्हें एक बार चखना लूं? मोहित अपने मुंह से हल्की सी आवाज निकालते हुए, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे छोड़ दीजिए। अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। मोहित की बात सुनकर शरीन बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। वह उसके कान के पास झुकता है और धीरे से अपनी गंदी जुबान को खोलते हुए, मैं जो तुमसे चाहता हूँ वह तुम्हें खुद ही ले लूंगा। सॉरी माय डियर, लेकिन इस पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर आया हूँ वहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता, खास तौर पर कोई शरीफ इंसान तो बिल्कुल नहीं। मोहित की आंखें एक बार फिर से डर में बदल जाती है। वह बस किसी भी तरह से अपने हाथ पैर को खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से बांधा गया था। ऊपर से उसके शरीर में बढ़ रही अजीब सी गर्मी के कारण वह अपने होश खो रहा था। उसका अंकल उसके शरीर पर हाथ फ्लैट फहराते उसकी शर्ट के वचनों को खोलकर उसकी शर्ट को एक ही झटके में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिस वजह से मोहित का ऐसा मन हो रहा था कि वह अभी के अभी मर जाए या फिर अपने सामने वाले शख्स को मार। फिक्र मत करना, लड़के और लड़कियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा दर्द होगा। हाँ, लेकिन तुम लड़के हो तो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जब हम करेंगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगी, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस बाटी हवा के साथ खुद को भी बहने दो। ये बोलकर शरीर उसके बदन पर चमन लग जाता है, जिस वजह से मोहित अब और तेज तेज रोना शुरू कर देता है। वह उसके सामने गड़गड़ा रहा था रुकने के लिए, लेकिन शायद शरीर के कान ही खराब हो चुके थे, उसके ऊपर उसके गड़गड़ाने का कोई भी असर होता हुआ महसूस नहीं हो रहा था। वह अपना काम जारी कर रहा था, लेकिन अचानक से ही एक तेज आवाज के साथ उसे रूम का गेट जमीन पर गिर जाता है। शरीर घबराकर जब उसे और देखता है तो उसकी आंखों में खौफ उतर आता है, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं मिस्टर मेहरा और उनके पीछे उनके बिल ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े थे। मुझे पता था तुम्हारे इन गंदे इरादों का, इसलिए जब मोहित ने मुझे जाने के लिए बोला तो मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, ताकि उसके जाने के बाद हमसे कम तुम्हें थोड़ी बहुत अकल तो आ जाए। लेकिन नहीं, मैं गलत था, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती। मोहित जब अपने पापा को देखा है तो वह और तेज तेज से रोना शुरू कर देता है। मिस्टर मेहरा जल्दी से उसके पास आते हैं और उसके हाथ पैर को खोल देते हैं, तो मोहित उनके गले से कसकर लग जाता है। वो बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे की तरह उनसे चिपक जाता है और मिस्टर मेहरा भी एक प्रोटेक्टिव माँ की तरह उसके आसपास अपने हाथों को लपेट लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा आ चुके हैं, तुम्हें अपने पापा पर यकीन है ना? तुम्हारे पापा इस कंधे इंसान को अच्छा सबक सिखाएंगे। तुम रो मत, तुम्हारा आंसू इस घटिया इंसान के लिए नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारे आंसू डिस्टर्ब नहीं करता बच्चा। पापा पापा, मुझे मुझे छुआ, इससे मुझे हाथ लगाया, इसमें मुझे गंदा कर दिया।
ये बोलते हुए ही मोहित बेहोश हो जाता है और मिस्टर मेहरा की आंखों में खून उतरता है। वह अपनी मुट्ठी काश लेते हैं और मोहित को एक चद्दर से ढककर अपने उसे सो कॉल्ड रिश्तेदार की तरह देखते हैं और खींचकर 1 लाख उसकी छाती में मार देते हैं, जिससे शरीर का शरीर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। मेरे बेटे पर अपनी बुरी नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सजा तो मैं तुम्हें इतनी भयानक दंगा ना कि तुम्हारी पूछते भी। ये बोलकर वह अपने पास से अपनी एक कान निकलता है और सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर शूट कर देता है, जिससे शरीर 31 सीख मारता है। लेकिन यहाँ पर भी मिस्टर मेहरा का मन नहीं भरा था। वह एक चाकू को वहीं पास से उठते हैं और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं। उसके बॉडीगार्ड शरीर को नंगा कर देते हैं, जिससे मिस्टर मेहरा उसे चाकू को बहुत ही रहने के साथ उसके पूरे शरीर में करने लग जाते हैं। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसमें से खून या फिर ख्वाब ना निकल रहा हूँ। कुछ कुछ ख्वाब तो इतनी ज्यादा कह रहे थे कि उनमें से मांस भी निकल आया था। मिस्टर मेहरा अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देते हैं। वो उनका इशारा समझ जाते हैं और शरीर को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं मिस्टर मेहरा खुद मोहित के पास आते हैं और उसकी अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राठौर विला में अचानक से पाखी का खून बचता है, तो वह जैसे ही उसे फोन को पिक करती है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन वह जल्द ही अपने परिवार की तरफ देखते हुए अपने गुस्से को शांत कर लेती है और वहां से सीधा उठकर बाहर आ कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। लगता है तुम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो। सामने से एक क्रीपी सी हंसी की आवाज आती है, जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम क्या करें, दुश्मन हो या मोहब्बत, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% दे। किसी को अच्छा लगे अच्छा ना लगे, इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है। भौंकना बंद करो और बताओ किस काम के लिए फोन किया है। अरे मैडम, आपने तो हमें कुत्ता ही समझ लिया जो हर टाइम सिर्फ ठोकता है। लेकिन आप भूल गई कि मैं एक पागल कुत्ता हूँ जो भौंकते के साथ कटता भी बहुत अच्छा है। तो आप तो बस एक खबर आने का इंतजार कीजिए, जो कि जल्द ही आपके पास पहुँच जाएगी। ये बोलकर वह अपनी एक अजीब सी हंसी हंसकर फोन कट कर देता है। वही पाखी वहां पर अपना गुस्सा शांत करने के लिए दीवार में जैसे ही एक मुक्का मारने वाली होती है कि उसके हाथ के सामने एक और हाथ आ जाता है, जो कि किसी और का नहीं रणविजय का था। क्या हो गया कि पर हमारी जान इतनी गुस्से है कि उसकी जान लेने को तैयार हो गई। रणविजय, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है आपके साथ कोई भी अटकेलियां खेलने का। हमारा दिमाग इस समय बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। रणविजय उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है और अपने हाथ को दिखाता है, जो कि लाल पड़ चुका था। ये देख रही हूँ मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी की आपके गुस्से का ही नतीजा है। जब मैं ये झेल सकता हूँ तो आपकी बातें कौन सा बड़ा तीर है मेरे लिए, बताइए जरा। और हाँ, मुझे पता है आपको शांत कैसे करना है। ये बोलकर रणविजय उसे अपने गले से लगा लेता है और उसका चेहरा अपने सीने पर रख लेता है। बाकी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे उसकी बाहों में एक अलग तरह का ही सुकून महसूस होता था। आखिर कुछ भी हो, वह उसकी मोहब्बत जो थी वह बिना कुछ कहे उसके गले से लगे। पहले जो कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे जो कुछ होगा उसे पर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ जो भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है उसको बता दो कि उसको सिर्फ एक शैतान से नहीं बल्कि 3 शैतानों से पंगा लेना पड़ेगा। रणविजय पाखी का सर सहलाते हुए कहता है। पाखी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जो कि रणविजय को भी महसूस हो चुकी थी। वह फिर से उसका मूड शांत करने के लिए
और वैसे भी उन्होंने शायद मेरे छोटे रूप को नहीं देखा या फिर तुम्हारे छोटे रूप को नहीं देखा। हम तो पहले बात करते हैं लेकिन हमारा शैतान तो पहले मुकलत करता है और फिर बात करता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह सच में हम दोनों का बच्चा है। मतलब ना तो मैं इतना शैतान था और ना ही तुम शैतान थी, लेकिन शरारतों में, लेकिन उसको देखकर छोड़कर बाकी सब कुछ अपना लिया है, वह भी कहीं का। लेकिन फिर सेल्फी जी सीरियस हो जाता है। वह पाखी के चीज को अपने सीने से हटता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए, क्या तुमने मेरी सजा तय कर ली है? बाकी मुझे बताओ, मैं हर सजा पाने के लिए तैयार। ये बात सुनकर पाखी के चेहरे पर एक डबल सी स्माइल आ जाती है। वह रणविजय की तरफ देखती है तो रणविजय को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब वह खुद की ही बात पर पीछे तो नहीं है सकता था। इसलिए वह गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा है कि आखिर पाखी उसे क्या सजा देने वाली है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।